Good morning, friends. I am Dr. Anil Kumar, working as a assistant professor in geography, Government College for Women, Tosam. Today, our topic is remote sensing, definition, concept, principle, strength development. रिमोट सेंसिंग रिमोट सेंसिंग किसी वस्तु को बिना छुए उसका बोध व संवेदन कराना संदूर संवेदन अथवा अर्थात रिमोट सेंसिंग कहलाता है। संदूर संवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जो भूपृष्ठीय वस्तुओं व घटनाओं की सूचनाओं का संवेदक युक्तियों के द्वारा बिना किसी वस्तु के संपर्क में आए व उसका मापन और अभिलेखन करता है। जॉर्ज जोसेफ ने संदूर संवेदन को अत्यंत सरल शब्दों में परिभाषित किया है। जिन वस्तुओं का अध्ययन करना है उन वस्तुओं के संपर्क में आए बिना दूर से माप लेकर निष्कर्ष प्राप्त करने के विज्ञान को हम संदूर संवेदन कहते हैं। उसी तरह कोवेल के अनुसार विस्तृत शब्दों में संदूर संवेदन का शब्द का अर्थ है कि किसी निश्चित दूरी से टो लेना अर्थात सर्वेक्षण करना। संदूर संवेदन के बहुमुखी उपयोग को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी कि यूनाइटेड नेशन ने 3 दिसंबर 1986 ईस्वी को एक ब्रॉड लेवल पर डेफिनेशन दी थी। उसे रिमोट सेंसिंग को परिभाषित किया था। संदूर संवेदन का अर्थ है अंतरिक्ष से उन विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षणों का प्रयोग करके विद्युत चुंबकीय तरंगे इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रयोग करके पृथ्वी के तल का बोध करना, जिनका भूतल पर स्थित वस्तुएं उत्सर्जन करती है, परावर्तन करती है और विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन करती है, जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, भूमि उपयोग तथा पर्यावरण संरक्षण में सुधार हो सके। इन सभी परिभाषाओं से यह पता लगता है कि रिमोट सेंसिंग के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट है धरातलीय पदार्थ यानी कि टेरेस्ट्रियल आइटम्स। सेकंड है अभिलेखन युक्तियां, रिकॉर्डिंग मेथड। एंड थर्ड है आपका रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू एनर्जी वेव्स, क्योंकि जो एनर्जी वेव्स है महत्वपूर्ण सोर्स है आपके रिमोट सेंसिंग का। एनर्जी वेव इन द सेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर हम एज ए ह्यूमन बात करें रिमोट सेंसिंग की, तो जो हमारी आंखें हैं, कान है, नाक है, वो भी एक तरह से रिमोट सेंसिंग का काम करते हैं। हमारी आंखें जो देखती हैं, हमारे कान जो सुनते हैं, जो हमारी नाक जो सेंस करती है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में रिकॉर्ड हो जाती है। रिकॉर्ड होने के पश्चात हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है और उसके बारे में फिर हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाता है। रिमोट सेंसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज करता है जो कि रिफ्लेक्ट या एमिट की जाती है धरातल पर स्थित ऑब्जेक्ट या डिफरेंट टाइप के सरफेस के द्वारा। जैसे कि आपको यही पता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं धरातल पर उपस्थित हैं, सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट, रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब करते हैं। और इसी रेडिएशन के बेसिस पे ही सैटेलाइट में कुछ सेंसर लगे होते हैं। वो सेंसर इस रेडिएशन को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के पश्चात जो भी इंफॉर्मेशन सेंसर के द्वारा कैप्चर की जाती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में डाटा सेंटर के पास भेज देते हैं। जितनी भी रिफ्लेक्टेंस है आपके अर्थ सरफेस पर स्थित जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो सभी के सभी अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लिए हुए हैं, जिसके बेसिस पे ही उनकी सैटेलाइट इमेज में आइडेंटिफिकेशन हो पाती है। और जो सैटेलाइट में जो सेंसर लगे होते हैं, सेंसर किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की सहायता से वहां पर स्थित होते हैं। अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो बगैर प्लेटफॉर्म के हम रिमोट सेंसिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हमें
ज़मीन पर रहकर किसी भी एरिया की इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। और अगर हमें स्पेसिफिक हाइट पर किसी भी एरिया की इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी है तो हमें एयर बेस्ड या एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। उसी तरह अगर हमें थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई से लार्ज एरिया को कवर करना होता है तो उसके लिए हमें सैटेलाइट बेस्ड प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। अब बात आती है वाई रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्यों? सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है रिमोट सेंसिंग का वो ये है कि सिस्टमेटिक डाटा कलेक्शन में रिमोट सेंसिंग का काफ़ी यूजफुल है। दूसरा, रिमोट सेंसिंग हमें 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट के बारे में एक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। तीसरा, रिपीटेबिलिटी कि रिपीटेड कई बार हमें चेंज डिटेक्शन पता करने के लिए या मॉडिफिकेशन पता करने किसी स्थान पर, तो उसके लिए जो सैटेलाइट इमेज है वो काफ़ी यूजफुल होती है। ग्लोबल कवरेज, लार्ज एरिया को कवर करने के लिए रिमोट सेंसिंग हमें सैटेलाइट इमेज है वो प्रोवाइड करवाती है। इनएक्सेसिबल एरिया की इंफॉर्मेशन भी हम रिमोट सेंसिंग की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपर्पज इंफॉर्मेशन, बहुत सारी लैंड यूज से रिलेटेड, सोयल से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन हम रिमोट सेंसिंग की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग आज के समय में बहुत उपयोगी है। प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग। Principle of remote sensing are depend on the stage of remote sensing which is discussed below. There are 7 stages of remote sensing which is described one by one. First is energy source. Second, radiation and the atmosphere. Third, interaction with the target. Fourth, recording of the energy by sensor. Fifth, transmission, receptions and processing. Sixth, interpretation and analysis. Seventh, application. This diagram shows the principle of remote sensing. What is the source of remote sensing? How to interact with Earth surface feature and energy recorded by the sensor and recording information by the sensor given by the ground station or receiving station. फर्स्ट इज एनर्जी सोर्स और इल्यूमिनेशन। जो रिमोट सेंसिंग की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एनर्जी सोर्स। रिमोट सेंसिंग एनर्जी सोर्स दो प्रकार से यूज करता है, एक तो आर्टिफिशियल और दूसरा नेचुरल। सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो आपका सन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचुरल सोर्स है। अगर हम आर्टिफिशियल सोर्स की बात करें तो आर्टिफिशियल सोर्स में सैटेलाइट का खुद का एनर्जी सोर्स होता है जिससे कि वह किसी टारगेट एरिया की इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त करता है। तो अगर एनर्जी सोर्स की बात करें तो एनर्जी सोर्स आपके दो प्रकार के होते हैं जिस पर आपकी रिमोट सेंसिंग बेस्ड होती है। फर्स्ट है आर्टिफिशियल और सेकंड है नेचुरल। सेकंड, रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेयर। जैसे कि आपको पता है सन से जो रेडिएशन आ रही है वो जब धरातल तक पहुंचती है तो बीच में एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है। इस दौरान वह एटमॉस्फेयर के साथ डिफरेंट टाइप की इंटरेक्शन करती है, प्रतिक्रिया करती है। क्योंकि आपको पता है एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप के डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और स्मोक पाए जाते हैं, जिस वजह से जो सन से रेडिएशन आ रही है कुछ रेडिएशन इनसे टकराती है, कुछ और डिफरेंट टाइप की, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ ट्रांसमिट हो जाती है। इस तरह एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफरेंट टाइप की इंटरेक्शन करती है और इस इंटरेक्शन को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं: स्कैटरिंग, ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शंस।
थर्ड इज इंटरेक्शन विद द टारगेट। एटमॉस्फेयर से गुजरने के पश्चात जब रेडिएशन EMR अर्थ सरफेस से टकराती है, टकराने के पश्चात वह डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन करती है डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ, और वो इंटरेक्शन डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के ऊपर कि किस टाइप की प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पर वो डिपेंड करता है। जैसे कि आपको पता है कि रेडिएशन का कुछ हिस्सा ऑब्जेक्ट से सरफेस पर ऑब्जेक्ट से टकराने के पश्चात रिफ्लेक्ट होता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ ट्रांसमिट होता है। जो हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेंस। रिफ्लेक्टेंस आपकी दो टाइप की होती है, स्पेकुलर और डिफ्यूजन। जो हिस्सा रेडिएशन का वाटर बॉडी या वेजिटेशन के द्वारा एब्जॉर्ब होता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और कुछ हिस्सा रेडिएशन का इंटरेक्शन के दौरान एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसमिट हो जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेडिएशन जब ऑब्जेक्ट के साथ टकराती है सरफेस पर तो अलग अलग टाइप से इंटरेक्शन करती है, प्रतिक्रिया करती है, वो भी, और वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर स्थित धरातल पर स्थित ऑब्जेक्ट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, और उसी के बेसिस पे ही हम डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी पहचान सैटेलाइट इमेज में कर पाते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ द एनर्जी बाय द सेंसर। After the energy has been scattered by or emitted from the target, we require a sensor to collect and record the electromagnetic radiation. सैटेलाइट में सेंसर लगे होते हैं, वो सेंसर ऑब्जेक्ट या धरातल के द्वारा स्कैटर या एमिट की गई रेडिएशन को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के पश्चात अपने आप में उसको स्टोर कर लेते हैं। Fourth, transmission, reception and processing. The energy recorded by the sensor has to transmit it often in the electronic forms to a receiving and processing station where the data are processed into an image. सेंसर एनर्जी को रिकॉर्ड करने के पश्चात उस एनर्जी को डाटा सेंटर के पास भेजते हैं, और वहां पर इस डाटा सेंटर के पास जो इंफॉर्मेशन भेजी जाती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में भेजी जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजने के पश्चात इस डाटा को डाटा सेंटर में प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के पश्चात इसको हार्ड कॉपी और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज में लाया जाता है। सिक्स्थ है इंटरप्रिटेशन एनालिसिस। इस स्टेप में जो प्रोसेस्ड इमेज होती है, प्रोसेस्ड इमेज इंटरप्रेट की जाती है विजुअली और डिजिटली। इट मीन्स कहने का ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें डाटा सेंटर से हार्ड कॉपी या डिजिटल रूप में प्राप्त होती है उसको हम विजुअली और डिजिटली इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि उसमें से हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को उसमें से निकालते हैं। सेवंथ, एप्लीकेशन। The final element of remote sensing process is achieved when we apply the information we have been able to extract from the imagery about the target in order to better understand it, reveal some new information or assist solving a particular problem. फिर हम इस डिजिटली और विजुअली इंटरप्रिटेशन को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें से इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं, और अलग अलग पार्ट के में डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन में हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड यूज प्लानिंग के लिए, सॉइल मैपिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, अलग अलग पार्ट के लिए हम अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन है उसको यूज करते हैं। वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि हम किस प्रकार की एप्लीकेशन में उसका यूज कर रहे हैं।
अगर हम बात करें हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग की, तो जो फर्स्ट फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ कहने का मतलब ये है कि जो हमारी रिमोट सेंसिंग की शुरुआत हुई थी वो हमारी फोटोग्राफ से हुई थी। फोटोग्राफ, जो फर्स्ट फोटोग्राफ सन 1827 ईस्वी में एक खिड़की की सहायता से लिया गया था और वहीं से ही रिमोट सेंसिंग की नींव पड़ी थी। फिर उसके बाद 1858 ईस्वी में पहला एरियल फोटोग्राफ लिया गया बैलून की सहायता से। फिर इस बैलून फोटोग्राफी का यूज 1861 से लेकर 1865 ईस्वी में अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान काफी मात्रा में किया गया और उसी दौरान एरियल फोटोग्राफ को काफी प्रोत्साहन मिला और काफी इसका यूज हुआ। उसके बाद सन 1903 ईस्वी में पिजन के पंजों में, यानी कि कबूतर के पंजों में कैमरा बांधकर किसी भी एरिया की फोटोग्राफी है वो की गई। उसी दौरान 1903 ईस्वी में ही राइट बंधुओं ने हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया था, परंतु ये जो फर्स्ट फोटोग्राफ लिया गया था वो हवाई जहाज की सहायता से वो सन 1909 ईस्वी में लिया गया था। 1909 ईस्वी से पहले 1906 ईस्वी में जो काइट से पहला एरियल फोटोग्राफ लिया गया था। जैसे ही हवाई जहाज का आविष्कार हुआ 1903 ईस्वी में और 1909 ईस्वी में फर्स्ट फोटोग्राफ लेने के पश्चात इसका 1914 से 1945 ईस्वी में बहुत वर्ल्ड वार 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918 में, और 1939 से 1945 ईस्वी में सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था। दोनों वर्ल्ड वार में एरियल फोटोग्राफ का काफी मात्रा में यूज हुआ। इस दौरान जो आपके वर्ल्ड वार के बीच का समय था, उस समय एरियल फोटोग्राफ का काफी सिविलियन यूज के लिए प्रयोग किया गया। इसमें लैंड यूज प्लानिंग के लिए, सोइल मैपिंग के लिए काफी यूज हुआ। फिर सन 1957 ईस्वी में स्पुतनिक 1 सैटेलाइट है उसका लॉन्च कर दिया था, जिसके बेसिस पे ही सन 1960 ईस्वी में फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है वो लॉन्च हुआ, जिसका नाम था TIROS-1, जो कि हमें मेट्रोलॉजी से संबंधित सूचनाएं वो प्रोवाइड करवा रहा था। 1967 ईस्वी में नासा ने अर्थ रिसोर्स टेक्नोलॉजी सैटेलाइट प्रोग्राम वो लॉन्च किया था। बाद में इसका नाम बदलकर 1932 में ERTS कर दिया था, जो कि ERTS अर्थ रिसोर्स टेक्नोलॉजी सैटेलाइट, परंतु बाद में इसका नाम लैंडसेट सीरीज के जो सैटेलाइट है वो ERTS ने ही लॉन्च किए थे। लैंडसेट सीरीज जितने भी आपकी वो यूएसए के द्वारा लॉन्च की गई है। उसी तरह फिर इंडिया में जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे वो सन 1988 ईस्वी में IRIS-1A लॉन्च किया गया था। उसके बाद जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया वैसे वैसे इंडिया ने डिफरेंट टाइप के जो सैटेलाइट है वो लॉन्च करने शुरू कर दिए। अगर हम आज का समय देखें तो आज के समय में हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट है बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हो गए हैं। अलग अलग देशों ने अपने अपने टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च कर रखे हैं। थैंक यू।